हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर 2022 और आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आए हैं जिससे कि हमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन न्यूज़ हम जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर टॉप्स रुपीज़ 1.51 लाख करोड़। सेकेंड इज इंडिया परमिट्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज़ 6 lakh tons paddy to Nepal. Missed inflation target, but acting early would have exerted heavy cost, according to RBI's Governor Saktikant Das. UPI payments crossed rupees 12 lakh crore mark in October on festival season's spending. RBI fines LIC Housing rupees 5 lakh for breach of deposit norms. And AirAsia exits. AirAsia India sells 16.33% stake to Air India for rupees 156 crore. And finally, the SCO meeting, Shanghai Cooperation Organization meeting, India refused to endorse President Xi Jinping's Belts and Road Initiative. सो ये न्यूज़ आज हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जीएसटी कलेक्शन जो है जो अक्टूबर में उसमें इंक्रीज देखा गया है। दैट इज़ देयर इज़ 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किया गया है अक्टूबर मंथ में। तो ये हम लोग पहले जानेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि जीएसटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं कि ये पहले रिकमेंडेड जो जीएसटी जो है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सबसे पहले केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। हाँ, केलकर कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि जैसे इनकम टैक्स हो गया वो डायरेक्ट टैक्स है जो हमारे इनकम पे डायरेक्टली होता है। और ये गुड्स एंड सर्विस है, ये गुड्स और सर्विस के ऊपर ही बेसिकली टैक्स लिया जाता है। तो ये बहुत सारे टैक्सेस को ना सब्स्यूम कर लिया था अपने अंदर, जिसमें कि क्या हुआ कि 17 लार्ज टैक्सेस जो थे वो इसके अंदर आ गए और 13 तरह का सेस थे। हाँ, ये टैक्सेस को इसके जीएसटी के अंदर सब्स्यूम कर लिया गया था। जीएसटी एक्ट पास किया गया था 2015 मई में। ठीक है, जिसमें कि इसमें क्या होता है कि सीजीएसटी आता है, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। ये 3 तरह का टैक्स आता है। ये क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी बेसिकली लेवीड बाय सेंटर होता है, सेंटर इसे लेवी करता है, इसे स्टेट लेवी करता है। और जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है ना, जैसा कि एक स्टेट से स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ठीक है, अगर स्टेट बी इंपोर्ट कर रहा है स्टेट ए से कोई गुड्स, हाँ, तब फिर जो इसमें टैक्स पड़ेगा, जहाँ जो कंज्यूमिंग स्टेट होता है उसे मिलता है जीएसटी रिवेन्यूज मिलते हैं। तो फिर इस केस में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि जीएसटी कलेक्शंस अभी जो आया, ये पूरे साल में ये सेकंड हाईएस्ट है। अक्टूबर मंथ में सेकंड हाईएस्ट, ये ऐसा हुआ कि सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है, दूसरी बार हुआ है ये। तो इससे पहले जो है अप्रैल में बात करें तो जो जीएसटी कलेक्शन था 1.44 लाख करोड़ रुपीस था। ठीक है, और अक्टूबर मंथ में कितना हो गया, 1.51 लाख करोड़ है। तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो कि हुआ है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर का बात करें कि अगर हम बोले कि क्या जीएसटी सच में सिर्फ मंथ में बढ़ा है या फिर पहले भी बढ़ा था, सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ है या पहले भी हुआ है, तो हम लोग को कंपेयर करने पड़ेगा कि लास्ट ईयर अक्टूबर में कितना था। ठीक है, कंपेयर टू दिस ईयर अक्टूबर 2022 में कितना है। 21 का 22 से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है 21 से 22 में अराउंड 16.59% जो है वो जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, मतलब अक्टूबर में जीएसटी बढ़ गया। अगर मंथ का बोले कि लास्ट मंथ से बात करें दैट इज अक्टूबर में तो हम जान गए कि 1.51 लाख करोड़ हुआ है। सितंबर 22 से अक्टूबर 22 सेम ईयर का अगर बात करें पिछले महीना, दैट इज मंथ ऑन मंथ, दिस इज मंथ ऑन मंथ एंड दिस इज ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब कि लास्ट ईयर सेम मंथ में, दैट इज 2021 अक्टूबर में, और इस साल 2022 अक्टूबर में। और मंथ ऑन मंथ मतलब कि इसी ईयर में, दैट इज दोनों 2022 में लास्ट मंथ और इस मंथ में कंपैरिजन देखे तो इसमें 6.7% का इंक्रीज हुआ है जीएसटी कलेक्शन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली जीएसटी कलेक्शन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, वाई हैज़ द जीएसटी कलेक्शन इम्प्रूव? तो इसके पीछे जो रीजंस हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो जीएसटी कलेक्शन सब थोड़ा पुराना हो गया है। 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो बेसिकली जीएसटी जो है जीएसटी का जो एज ए टैक्स है वो थोड़ा सा सबको समझ आने लग गया है, एंड जो इसका प्रोसेस है अच्छा से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, तो इसलिए इट हैज़ सेटल्ड। जीएसटी मतलब कि अच्छे से सेटल हो गया है। दूसरा बोल सकते हैं कि प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस आ गया है, जो भी टैक्स कलेक्शन मेथड्स है, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए
जो भी अंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया है, इसलिए मतलब कि प्रॉपर थिंग्स आर इन प्लेस नाउ। हाँ, प्रॉपर सिस्टम है अब आ चुका है। तीसरा कि जीएसटी इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कंप्लायंस रेट बढ़ गया है। जो पहले स्किप कर रहे थे अब वो स्किप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कंप्लायंस इंक्रीज हो गया है। और चौथा, अक्टूबर मंथ में अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें कि तो अक्टूबर में क्यों इंक्रीज हुआ है, तो इट इज़ बिकॉज ये मंथ में फेस्टिव सीजन होता है। जैसे पीपल परचेज लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिवाली रहता है, छठ होता है, फिर दुर्गा पूजा का टाइम रहता है। तो ऑल दिस इज द दीज आर द रीजंस फेस्टिव सीजन में लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स कोरोना आउटब्रेक के बाद जो है लोग अच्छे से मतलब अगर देखें तो गोल्ड का परचेज हो गया या फिर ऑटोमोबाइल का हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ें का परचेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिस कारण से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गया है। ठीक है, जीएसटी अगर आप लोग जानना चाहेंगे बेसिकली कैसे होता है, तो मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, देखिए मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर होता है और रिटेलर होता है, और उसके बाद फाइनल कंज्यूमर भी होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर मान लीजिए कि कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है जिसका कि कॉस्ट 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़, लेकिन इसमें 10% टैक्स भी है। हाँ, मतलब 10% मतलब 10 रुपया का टैक्स इन्वॉल्व है। रॉ मटेरियल, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर, टेबल का मैन्युफैक्चरर है, उसने लकड़ी परचेज किया 100 रुपया का, जिसमें कि 10% उसने टैक्स इंक्लूडेड है इसमें। हाँ, इस तरह से खरीदा और उसने फिर उसे कन्वर्ट किया, इसमें वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड कर दिया इस लकड़ी में और उसे टेबल बनाया। तो फिर उसका प्राइस मान लीजिए उसका 30 रुपीज़ से वैल्यू इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब वैल्यू कितना हो गया, 130 रुपीज़, 100 + 30 130। तो इसमें भी अब इसको देना पड़ेगा 10% टैक्स, मतलब कि 13 रुपीज़ का इसे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। मगर ये ऑलरेडी 10% 10 रुपीज़ का टैक्स दे चुका है। तो फिर जो ये 13 रुपीज़ का टैक्स करेगा उसमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है ऑफ ₹10। मतलब कि ये 13 रुपीज़ उसे पे करना है, माइनस जो 10 रुपीज़ ऑलरेडी वो पे कर चुका है इस 100 रुपीज़ ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने टाइम। तो फिर इसे सिर्फ 3 रुपीज़ ही इफेक्टिव जो होगा जीएसटी वो लग पड़ेगा। उसी तरह ये होलसेलर है, होलसेलर भी ने भी जो है मान लीजिए कि परचेज किया, ये सेम चीज़ परचेज किया 130 रुपीज़ में, ये वाला, ये 130 रुपीज़ में इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 130 रुपीज़, जिसमें कि ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। और इसने वैल्यू ऐड किया, मान लीजिए होलसेलर जो है 20 रुपीज़ का ऐड किया, तो टोटल हो गया 150 रुपीज़, राइट। अब इसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, इसमें 10% टैक्स मतलब कि ₹15 टैक्स पे करना है। टैक्स टू बी पेड इज ₹15। और जो है टैक्स ऑन, ये हो गया टैक्स ऑन आउटपुट, मतलब कि 15 रुपया इसको पे करना होगा जो आउटपुट है। और टैक्स ये परचेज जब किया था तो उसने 10% पे कर रखा था, मतलब 13 रुपीज़ ऑलरेडी पे किया हुआ है, राइट। तो फिर इसका इफेक्टिव टैक्स क्या हो जाएगा, 15 - 13 = ₹2। अब उसी तरह इसका 2 रुपीज़ हो गया, इसका 3 रुपीज़ यहाँ हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज़ ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो इफेक्टिव जीएसटी कितना हो गया, 10 + 3 + 2, हाँ 10 + 3 + 2 दैट इज 15 रुपीज़, ये हो गया इफेक्टिव जीएसटी। तो इस तरह जीएसटी कैलकुलेट होता है। और इस तरह से बेसिकली मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था ताकि आपको पता चले कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इस ये कैसे करके क्लेम किया जाता है। जो ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है और फाइनल आउटपुट पे जो टैक्स है, यहाँ जैसे फाइनल आउटपुट पे 13 है, टैक्स ऑलरेडी पेड किया हुआ 10, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, टोटल टैक्स हो गया 13। तो इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 10 रुपीज़ है वो ले सकता है, वो वापस क्लेम कर लेता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट दैट वॉज इन्वॉल्व इन जीएसटी। Next is India permits duty-free export of ₹6 lakh ton paddy to Nepal। तो क्या हुआ कि अब पहले जो है इंडिया ने टैक्स लगा दिया था, बेसिकली 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था। हाँ, तो ये बात है कि ये कब का है कि इंडिया जो है बैन कर दिया था। बेसिकली क्या हो रहा था ना कि इंडिया में जो राइस का है वो कमी हो गया था बहुत ज़्यादा। जो एफसीआई है उसके पास, एफसीआई के पास स्टॉक बहुत कम हो गया था राइस का। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो डोमेस्टिकली लोग राइस खाते हैं, तो वो नॉन बासमती जो ज़रूरी होता है, जो एफसीआई रखते हैं, जो आम जनता खाती है वो नॉन बासमती। तो नॉन बासमती राइस हो गया, और जो कच्चा चावल हो जिसे बोलते हैं, हाँ रॉ राइस, कच्चा चावल या फिर रॉ राइस, हाँ। तो इन दो चीज़ पे बैन लगा दिया गया था क्योंकि ये कॉमन पीपल खाते हैं ये राइस को, और क्योंकि हमारे पास राइस का कमी हो रहा था, इसलिए सितंबर 9 में, हाँ सितंबर 9 2022 में इन दो राइस का एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था। और इनके ऊपर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया था 20% का, राइट। तो बैन कर दिया था ब्रोकन राइस के ऊपर, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है नॉन बासमती के ऊपर, नॉन बासमती राइस के ऊपर
20%, इसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया था, और ब्रोकन राइस जो था उसको बैन कर दिया था। ठीक है, मगर ये जो जारी किया गया था ये सर्कुलर सितंबर 9 में। पर इसमें क्या हुआ कि ये जो बॉइल्ड राइस था, हाँ, बॉइल्ड राइस है, ये लोगों को लगा कि इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है, पर अभी आज गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि नहीं, बॉइल्ड राइस क्योंकि रॉ राइस नहीं है, इसलिए बॉइल्ड राइस इज एग्जेम्प्टेड, और बॉइल्ड राइस को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अभी क्लियर किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली आया था कब, सितंबर 9 2022 में, जब मगर एसबीआई ने क्लियर कर दिया अब आज कि नहीं, ये जो स्टीम्ड राइस है वो इस कैटेगरी और रॉ राइस के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और एक और चीज़ क्लियर किया कि जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड राइस है ना, उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड राइस है, तो फिर इसे ऐसा क्यों किया, ताकि वो ऑर्गेनिक नॉन बासमती राइस को इसके लिए क्या बोले इंसेंटिव मिले कि हाँ, कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिकली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। ऑर्गेनिक में बेसिकली ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ नहीं होता है, जो भी रहता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है इसमें। ठीक है, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक कल्टिवेशन को इंडिया एक्सपोर्ट इसलिए अलाउ कर रहा है, ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली चीज़ प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहता है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ क्लियर किया गया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, हाँ, जो एक्सपोर्टर्स लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके थे सितंबर 9 से पहले, हाँ, वो भी अलाउड है कि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो नॉन बासमती राइस हो या रॉ राइस हो, जो भी। अब आपको पता मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। हाँ, जैसे कंट्री ए है, ये यूएसए है, हाँ, और ये है इंडिया, राइट। यूएसए और इंडिया, यहाँ एक इंडस्ट्री है ए और यहाँ एक बी है। ठीक है, ये जो है बी wants to sell something, हाँ, बी wants to sell something to ए, से कमोडिटी एक्स सेल करना चाहता है, और तो ये इसको सामान देगा और बदले में ए इसको पैसे देगा, राइट, डॉलर्स देगा। तो इसे बी को और ए को दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता, राइट, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर है। तो इसे इसे लगता है, ए को लगेगा कि मैं पैसे दे दूं पहले, क्या पता बी मेरे को सामान ना भेजे, और बी को लगेगा मैं सामान पहले भेज दूं, क्या पता ए मेरे को पैसे ही ना दे। हाँ, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। तो विश्वास नहीं रहता है तो क्या करता है, यहाँ पे एक बैंक हो, मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई एक बैंक है यहाँ, और यहाँ पे कोई बैंक है ठीक है, मान लीजिए जेपी मॉर्गन है, जो भी फॉर एग्जाम्पल ले लिया। तो क्या करेगा, बी जो है एसबीआई को बोलेगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो मेरे को, हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, ताकि और ये लेटर ऑफ क्रेडिट में बता दो, लिख दो, जो सॉरी जो इम्पोर्टर है, सॉरी जो इम्पोर्टर कंट्री है, उसमें ये बोलेगा कि ए जाके बोलेगा कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, और इसमें बता दो कि बी को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ए जो है बी को पैसे भेजेगा, तो बी को पैसे मिल जाएंगे अगर बी मुझे सामान दे देगा। तो ये ए इस बैंक को बोलेगा, ये क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इस बैंक को दे देगा, और बोलेगा कि आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आप जो है सामान को डिलीवर कर दोगे, और जो डिलीवरी का सामान का जो बिल आएगा वो मुझे दे दो बदले में। तो क्या करेगा, ये आदमी बी जो है सामान भेज देगा एक्स, सामान शिपिंग करने टाइम उसे एक बिल मिलेगा कि हाँ हम शिप कर दिए हैं, ये सामान लोड कर दिया गया है, और वो बिल एसबीआई को दे देगा इस कंट्री में, फिर एसबीआई जो है इस बैंक को दे देगा, और ये बैंक ए को दे देगा वो बिल, और दिखा देगा कि देखिए आपका सामान जो है लोड कर दिया गया है शिप में, तो ये बिल मिल गया आपको। बिल मिलेगा तो ए क्या करेगा, इसे पैसे दे देगा डॉलर, फिर ये बैंक जो है इस बैंक को, एसबीआई को डॉलर भेज देगा, और बदले में फिर ये एसबीआई इसको बी को पैसे दे देगा। तो इस तरह होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट से बेसिकली ये जो विश्वास का जो खेला है ना, कि बी को ए के ऊपर विश्वास नहीं है कि सामान पैसे देगा कि नहीं, ए को बी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो सामान एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो ये खत्म हो जाता है। तो जो भी इसमें एलओसी इसलिए यहाँ पे आया था कि जो भी एक्सपोर्टर ने या फिर इंपोर्टर ने एलओसी पहले ही ले रखा है, उसके लिए सितंबर 9 वाला रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, एंड दे कैन एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट कर सकता है। और रिसेंटली इंडिया ने परमिट कर दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए 6 लाख टन्स ऑफ राइस टू नेपाल को अलाउ किया है। क्यों? ताकि इससे नेपाल जो है बेसिकली
उसका चाइना के साथ रिलेशन ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा था, तो इंडिया ने ये स्ट्रेटेजिकली किया है ताकि नेपाल चाइना से दूरी बना के रहे, क्योंकि इन नेपाल इज अ नेबरिंग कंट्री, नेबर है हमारे इंडिया का, एंड वी हैव गॉट ए लॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया। बहुत इंडिया और नेपाल का बहुत पुराना रिलेशनशिप है, तो इंडिया नहीं चाहता कि वो चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इसलिए दे हैव अलाउड फॉर 6 लाख टन्स ऑफ पैडी एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया है नेपाल को। नेपाल का बेसिकली अराउंड 10 to 12 लाख टन होता है रिक्वायरमेंट ऑफ राइस पैडी, जिसमें कि 6 लाख टन अलाउ कर दिया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दिस वाज बेसिकली द, मैं इसमें कंसेप्ट बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये न्यूज़ पिक किया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता चल जाए क्या है, और दूसरी की ये जो सितंबर 9 का जो नोटिफिकेशंस था इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस थे और अब क्या चेंजेस ट्विक कर दिए गए हैं वो बताना चाहता था। और प्लस ये ऑर्गेनिक नॉन बासमती राइस ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को इंडिया ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ताकि इंसेंटिव मिल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करे, इसलिए सो दैट इज़ द रीज़न आई पिक्ड अप दिस न्यूज़। नेक्स्ट इज मिस्ड इन्फ्लेशन टारगेट बट एक्टिंग अर्ली वुड हैव एक्सर्टेड हेवी कॉस्ट। तो आरबीआई जो है रिसेंटली आरबीआई को जो है जवाब देना पड़ेगा कि वो फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर आरबीआई जो है जो इन्फ्लेशन टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स का है 4 ± 2% के अंदर ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, इन इस बैंड के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहता है तो सही है। पर अगर इस बैंड को ग्रेटर देन 6 अगर क्रॉस कर गया 3 क्वार्टर्स के लिए, हाँ, तो फिर आरबीआई को जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। आरबीआई हैज़ टू गिव अ रिटन रिप्लाई टू द गवर्नमेंट, और प्लस उसे बताना होता है कि क्या रेमेडियल एक्शंस लिया जाएगा ताकि ये दोबारा से वापस अपने इस बैंड में आ जाए। तो 6 अभी राइट नाउ इट इज 7.4%। आरबीआई यूजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ये 7.4% है और लास्ट 3 क्वार्टर्स में ग्रेटर देन 6% है, तो अभी आरबीआई को ये जवाब देना पड़ेगा। तो जो भी कम्युनिकेशन करेगा आरबीआई, हाँ, ये इस कम्युनिकेशन में बेसिकली यही रहेगा कि क्यों वाई इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस्ड 6% मार्क फॉर 3 क्वार्टर्स, हाँ, और दूसरा कि क्या मेजर्स लेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जो आएगा वो क्या क्या मेजर्स लेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और तीसरा दे हैव टू टेल द टाइम कि कब तक, हाँ, व्हेन विल द इन्फ्लेशन बी बैक टू लेस देन 6%। ठीक है, ये टाइम लाइन बताना पड़ेगा कि कब ये कम है। तो ये 3 चीज़ जो है आरबीआई को अभी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो आरबीआई ने बेसिकली शक्तिकांत दास ने कहा है कि इन्होंने जो है जो रेपो रेट है उसे स्पीड नहीं इंक्रीज़ किया, बहुत पहले नहीं इंक्रीज़ किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से इकोनॉमी पे इफेक्ट आए। क्योंकि क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो सेविंग्स लोग ज़्यादा करने लगेंगे। सेविंग्स मतलब बैंक में लोग पार्क करने लगेंगे मनी, और जो तो हम लोग तो हमें लगेगा कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स हम सारे पैसे इसमें बैंक में डाल देंगे। और दूसरा कि जो लोन्स है वो लोग कम लेंगे। ठीक है, लोन बेसिकली जैसे आप हमारे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ब्याज दर बढ़ गया, तो हम लोग लोन नहीं लेंगे, हम लोग घर नहीं अभी नहीं बनाएंगे, सोचेंगे जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तब बढ़ाएंगे। जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी लोन नहीं लेंगे, वो सोचेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वो पोस्टपोन करेंगे चीज़ों को। तो अगर लोन्स नहीं होंगे तो फिर कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, सेविंग्स बढ़ जाएंगे मगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी का वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कोई आदमी कोई इंडस्ट्री अगर इन्वेस्ट करता है, हाँ, मतलब कि वो पैसे जो है वो मार्केट में आ जाता है। कोई इंडस्ट्री अगर स्टील का कोई इंडस्ट्री स्टील में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लेबर लाएगा, लेबर को पैसे देगा, हाँ, जमीन के लिए रेंट देगा, वेजेस देगा, हाँ, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटेगा। तो ये सब पैसे लोगों के बीच आएगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, लोग ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, तो फिर इससे क्या होगा, इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाने से फिर इसलिए कारण से ग्रोथ कम हो जाता है, और ग्रोथ कम होगा तो ऑफकोर्स जीडीपी इंडिया का कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आरबीआई नहीं चाहता था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए बहुत ज़्यादा ताकि हमारा ग्रोथ को ना इफेक्ट हो। आरबीआई का बेसिकली प्रियम्बल अगर देखेंगे तो दैट इज मैनेजिंग द इन्फ्लेशन रेट, इनका मेन टारगेट होता है कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को देखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो फिर ये ग्रोथ कम हो जाएगा। तो आरबीआई को बैलेंस करके करना पड़ता है दोनों चीज़, इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को एक साथ रखना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले।
तो ये डिसीजन बेसिकली क्या है कि 6 मेंबर, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ ना, 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स है जो कि ये डिसीजन लेते हैं, जिसमें कि 6 मेंबर में सबसे पहले तो आरबीआई का गवर्नर आते हैं जो शक्तिकांत दास है, सेकंड डिप्यूटी गवर्नर आते हैं जो कि माइकल देव पात्रा है, हाँ, फिर थर्ड और 4 मेंबर्स और है जो कि बाहर से नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें कि अभी राइट नाउ है शशांक भिदे है, हाँ, चौथा है आशिमा गोयल जो डॉक्टर आशिमा गोयल मैम है, पांचवें हैं प्रोफेसर रजत जयंत आर वर्मा, हाँ, और छठे हैं डॉक्टर मृदुल के सागर। तो ये सारे मेंबर्स हैं आरबीआई का, 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स है, और ये लोग ही डिसीजन लेते हैं बेसिकली इन्फ्लेशन रेट पे, कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट क्या सेट करना है, रेपो रेट ये वगैरह यही लोग डिसाइड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ कि इन्फ्लेशन टारगेट ऑफकोर्स हम लोग मिस कर गए हैं, बट ये इसलिए किया गया था, इंटरेस्ट रेट को इसलिए कम रखा गया था ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। सो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ में कि यह यूपीआई पेमेंट क्रॉसेस 12 लाख करोड़ मार्क इन अक्टूबर ऑन फेस्टिव सीजन स्पेंडिंग। तो यूपीआई जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बात करें तो फिर ऑफ कोर्स ये 12 लाख करोड़ मार्क को क्रॉस कर गया, ₹12 लाख अगर अमाउंट में बात करें। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर देखें तो अराउंड 700 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ग्रोथ का बात करें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का बात करें, मतलब ईयर ऑन ईयर मतलब अक्टूबर 21 और इस साल अक्टूबर 22, इन दोनों ईयर ऑन ईयर का बात करें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, हाँ, कितना वॉल्यूम हुआ और वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट हुआ। वॉल्यूम मतलब कितने कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अगर इस इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ग्रोथ हुआ है, अराउंड 73% इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। और अगर वैल्यू में रुपए के टर्म में अगर देखें कितना रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ तो 57% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। तो ईयर ऑन ईयर ये ट्रेंड है कि वॉल्यूम 73% इंक्रीज हुआ, वैल्यू के टर्म में रुपए के टर्म में 57% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग मंथ ऑन मंथ का बात करें, मंथ ऑन मंथ मतलब कि जो है सितंबर 22 से अक्टूबर 22, राइट, सेम ईयर है, सितंबर 22 लास्ट मंथ और अभी का मंथ में देखें तो वॉल्यूम के टर्म में हुआ है 8% का ग्रोथ हुआ है, और अगर वैल्यू का बात करें तो अराउंड 9% का ग्रोथ हुआ है। वैल्यू वॉल्यूम 8% एंड वैल्यू अराउंड 9%। और अगर हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर है 22, राइट, 22 मतलब कि 2000 मार्च 21 से लेकर के मार्च अप्रैल 21 से लेकर के मार्च 22 तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर 22। और फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 22 से लेकर के ये होगा मार्च 23। पर मार्च 23 अभी तो आया नहीं है, अभी तो सिर्फ अक्टूबर तक ही हुआ है, तो 10 महीने का ही डेटा है इसमें, दैट इज सॉरी 10 नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब कि 7 मंथ्स का ही डेटा है इसमें। अगर इस तरह से अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल 23, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और कितना पैसा अमाउंट हुआ, अगर इन दो रेस्पेक्ट में देखें तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में ये 54597 नंबर ऑफ करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और यहाँ पे 4435 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, राइट। ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें नंबर ऑफ मंथ्स कम है क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है। और अमाउंट में देखें तो ये अराउंड 84 लाख करोड़ रुपीस ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, और ये अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीस ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ये सितंबर मंथ तक का है बेसिकली, हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और एनपीसीआई का अगर हम लोग बात करें, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है चाहता है कि नेक्स्ट 3-5 इट एम्स की नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में जो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन में है वो अराउंड 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो एक दिन में। सो दिस इज अ वेरी बिग ह्यूज नंबर एंड आई थिंक इट इज़ अचीवेबल। जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, जैसे अक्टूबर मंथ में ही हम लोग देखें तो इतना 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, तो वी कैन हैव ए ट्रांजैक्शंस ऑफ 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे वेरी सून। और ये बेसिकली डिजिटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा, राइट। डिजिटाइजेशन होगा, इससे अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा, अकाउंट पता रहेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, ये सब कम हो जाएगा। और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है बस इसमें और रिस्क होता है बस यही कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो इसका रिस्क होता है, लोग को ठगा जा जाता है। तो लोगों में अवेयरनेस करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ। और सिक्योरिटी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का वो मेंटेन रखना ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि वो अपने पासवर्ड्स किसी को शेयर ना करे, हाँ, ब्लफ में ना आए। सो दीज आर द चैलेंजेस, बट
देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। हाँ, इससे फिर पैसे प्रिंट कम करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे आरबीआई के पैसे बचेंगे, गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूपीआई ट्रांजैक्शंस पेमेंट, जो कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हुआ। ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन था, तो फिर जीएसटी कलेक्शन भी ज़्यादा हुआ जैसे हमने देखे, और ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हुआ। तो जनरली होता है नॉर्मली फेस्टिव सीजन में ट्रांजैक्शंस और टैक्स कलेक्शन दोनों ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आरबीआई फाइन्स एलआईसी हाउसिंग फॉर ₹5 लाख फॉर ब्रीच ऑफ द डिपॉजिट नॉर्म्स। तो ये नॉन कंप्लाइंट किया था दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो डायरेक्शन है। हाँ, 2010 में डायरेक्शंस आए थे, उसे वायलेट करने के लिए 2010 में जो डायरेक्शंस थे उसे वायलेट करने की वजह से इसमें इसे फाइन किया गया है। आरबीआई ने फाइन किया है एलआईसी हाउसिंग कंपनीज को। ये जो है गाइडलाइन बेसिकली डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है, और कुछ जो एडिक्वेट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग्स है, कुछ रिपोर्टिंग जो है वो नहीं कर रहा था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, और जो डिपॉजिट है कंपनी का उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स नहीं बता रहा था, इस कारण से इसे फाइन किया गया है। तो एक्चुअली क्या है कि जब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है जब लोन देता है ना किसी को, किसी बोरोवर को लोन दिया है, तो बदले में इसे जो है कुछ सिक्योरिटी लेना होता है, राइट, और उस सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। मतलब कि ये एलआईसी का चार्ज है इस सिक्योरिटी पे। जैसे किसी को लोन दिया है तो बदले में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई लैंड ले लिया उससे, उसका घर ले लिया, हाँ, एज ए सिक्योरिटी। या फिर कुछ होता है जैसे फ्लोटिंग चार्ज भी बोलते हैं। फ्लोटिंग चार्ज हो गया, ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तरह का फिक्स्ड चार्ज है, मतलब लैंड। फ्लोटिंग चार्ज हो गया जैसे कि उसका रिसीवेबल्स, जो पैसे आएंगे। हाँ, जैसे ये बोरोवर है, बोरोवर ए है, ठीक है, बोरोवर ए है, ये एक इंडस्ट्री चलाता है। हाँ, और ये अपना सामान किसी को दिया है, बेचा है मार्केट में, पर इसके पैसे आने में टाइम लगेंगे, जैसे कि 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे। उधार पे दिया है तो इसे बुक डेट्स बोलते हैं, इसके अकाउंट्स में आएगा इन द फॉर्म ऑफ बुक डेट्स। हाँ, या फिर रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स की इसे पैसे मिलेंगे, बट 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे या 1 साल के बाद। कुछ उधार पे सामान दे दिया ये तो ये रिसीवेबल्स है। तो इसे भी ये एज ए गारंटी, इसे भी एज ए क्या बोले सिक्योरिटी दे सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि एलआईसी को, ताकि इसे लोन मिल सके बदले में। तो दिस रिसीवेबल्स, ये भी रिसीवेबल्स एक तरह का सिक्योरिटी का काम कर सकता है। फिर ये अपना जमीन चाहे तो, ये कस्टमर बोरोवर ए जो है, चाहे तो जो एक इंडस्ट्री चलाता है, ये बोरोवर अगर इसको बैंक से लोन लेना है तो ही विल बी कॉल्ड ए बोरोवर। तो ये चाहे तो अपना कोई एक जमीन दे दिया, लैंड दे दिया एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, लैंड दे सकता है, अपना रिसीवेबल्स दे सकता है बैंक को। लेकिन जो ऐसा पाया गया कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये चार्ज क्रिएट नहीं किया था, फ्लोटिंग चार्ज जो क्रिएट करना था वो नहीं किया था, इस कारण से इसके ऊपर फाइन लगाया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक एजेंसी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देख रेख करता है। हाँ, और कभी कभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, राइट। पहले ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये सब्सिडरी था आरबीआई का। हाँ, अब नहीं है, अब जो 100% ओनर है ये इसका जो सेंटर है वो दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द 100% ओनर। पहले आरबीआई भी इसका ओनर था, पर अब आरबीआई का सारा इक्विटी शेयर्स जो है गवर्नमेंट ने ले लिया। और इसी तरह नाबार्ड का भी पहले एनएबीआरडी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका भी पहले ये भी आरबीआई का सब्सिडरी था। मतलब कि आरबीआई का कुछ स्टेक्स था, कुछ इक्विटी शेयर, कुछ शेयर्स इसमें के थे आरबीआई के, लेकिन उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेस कर लिया आरबीआई से। तो अब ये बेसिकली नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अब सेंट्रल बैंक इसे गवर्नमेंट इसे ओन करता है, एंड आरबीआई डज नॉट हैव एनी स्टेक इन नाबार्ड एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट वी कम टू एयर एशिया एग्जिट्स एयर एशिया इंडिया। तो एयर एशिया जो है एक मलेशियन एयरलाइन कंपनी है। हाँ, और वो जो इंडिया में जो चलाता था ये एयर एशिया, इसे एयर एशिया इंडिया नाम से चलाता था, ठीक है, राइट, ये इस कंपनी के नाम से। तो एयर एशिया जो कि एक मलेशियन कंपनी है ये, हाँ, मलेशिया में इसका बेसिकली है। तो ये आफ्टर 8 years ऑफ ऑपरेशन, 8 साल का ऑपरेशन के बाद, हाँ, 8 years के बाद ये वाइंड अप कर रहा है इंडिया से। मतलब कि अपना अपना जो स्टेक वो बेच दिया, वो 16.33% जो है अपना शेयर जो है इसमें, ये टाटा ग्रुप को बेच दिया। बेसिकली टाटा ग्रुप जो अभी हाल फिलहाल एयर इंडिया इसने खरीदा था। हाँ, टाटा वो 16.33%
इसने खरीद लिया अब एयर एशिया का भी। टाटा टाटा ग्रुप ने। तो ये जो है बेसिकली इसलिए करना पड़ा एयर एशिया को, क्योंकि एयर एशिया इंडिया जो है वो लॉस कर रहा था। मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में, तब से वो लॉस ही कर रहा था। और रिसेंटली फाइनेंशियल 22 का बात करें तो अराउंड 2178 करोड़ रुपीस का ये लॉस किया फाइनेंशियल ईयर 22 में ही सिर्फ। तो इसलिए इसको वाइंड अप करना पड़ रहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि लॉस क्यों हो रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि वो इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाए इंडिया से। मतलब इंडिया से जो एयर एशिया के फ्लाइट्स है वो बाहर विदेश कंट्रीज में जा सके, उड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसे सिर्फ डोमेस्टिक इसे इंडिया में ही उड़ने का इजाज़त मिल रहा था। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अलाउड नहीं था इंडिया टू अदर अदर कंट्रीज। और 28 फ्लाइट्स जो इसके पास होते हुए भी इट वाज नॉट एबल टू compete इस वजह से। और डोमेस्टिक फ्लाइट में ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिगो है, स्पाइस जेट्स है। तो ये सारे जो है डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंटरनेशनल में क्योंकि इसे अलाउ नहीं किया जा रहा था तो फिर ऑफ कोर्स ये लॉस मेकिंग होता जा रहा था। सो दैट वाज द रीज़न इट हैड टू सेल इट्स स्टेक। और टाटा ग्रुप ने जो है एयर एशिया को सोचा है कि ये एयर एशिया इंडिया को जो है, एयर एशिया इंडिया जो ये परचेस किया 16.33%, इसे सोच रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मर्ज कर दे। एयर इंडिया एक्सप्रेस, अब पूछोगे क्या है, तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है टाटा ग्रुप का ही एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, जो कि ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज के तरफ में चलता है। हाँ, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर एशिया को ये सोच रहा है मर्ज कर देने के लिए। और राइट नाउ एयर एशिया ने जो सेल किया है वो टाटा ग्रुप चाहे तो फॉर 12 मंथ्स ये इसे अलाउ कर दिया गया है कि इट कैन रन द फ्लाइट इन इंडिया विद द ब्रांड नेम एयर एशिया ओनली। हाँ, एयर एशिया के नाम से 12 महीने तक ये फ्लाइट उड़ा सकता है। तो मलेशियन कैरियर इंडियाज फोरे एंड्स आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद ये बंद कर दिया। टाटाज आर वर्किंग टू मर्ज एयर एशिया विथ लो कॉस्ट सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस कहाँ चलता है, ये बेसिकली गल्फ कंट्रीज में ऑपरेट करता है, गल्फ रूट्स में। ठीक है। Next is at SCO meeting, India refuses to endorse President Xi Belt and Road Initiative. तो SCO मतलब क्या है, ये है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आने के लिए। हाँ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है ये 9 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। पहले 8 कंट्रीज़ थे इसमें, अब ईरान जो है वो ऐड हो गया है इसमें। तो इसमें कौन कौन कंट्रीज़ है, चाइना हो गया, सेकेंड इंडिया हो गया, हाँ, थर्ड कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, हाँ, रशिया है। रशिया इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान है इसमें। हाँ, सेकंड तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान। हाँ, एट इज़ उज़्बेकिस्तान। ये सब एक साथ है, ये हाँ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये मिडिल ईस्ट में है बेसिकली। तो ये सब सारे कंट्रीज आसपास में है। और नाइन्थ इज़ ईरान, ये बेसिकली न्यूली ऐड हुआ है ईरान संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो देर आर 9 कंट्रीज हियर। तो ये 9 कंट्रीज़ का मीटिंग था जिसमें कि इंडिया ने वोट किया अगेंस्ट जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अगेंस्ट इंडिया ने वोट किया है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो है ये इंडिया के आगे BRI इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये 2013 में चाइना ने इनिशिएट किया था। क्यों इनिशिएट किया था, ताकि वो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है बना सके। कहाँ, जैसे यहाँ पे चाइना है तो वो चाहता था कि पाकिस्तान में हो गया, हाँ राइट, रशिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब होते हुए यूरोप में, हाँ, सेंट्रल एशिया और गल्फ कंट्रीज़ में भी पूरा पूरा जैसे सिल्क रूट था पहले उसी तरह का वो चाहता था कि बोथ लैंड में और समुद्र में भी होते हुए ये रूट बनाए, ताकि वो यूरोप का भी मार्केट को भी एक्सेस कर सके, इधर गल्फ कंट्रीज़ के मार्केट को एक्सेस कर सके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को जैसे जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है, वो सबको एक्सेस कर सके। इसलिए रोड और जो पानी का रास्ता है दोनों के तरफ से वो रूट बना सके। तो इसलिए पोर्ट बनाना, हाँ, रोड वाला बड़े बड़े रोड बनाना, राइट। तो ये सब सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो इंडिया इसलिए इसके खिलाफ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ, क्योंकि इसमें एक प्रोजेक्ट आता है जिसको बोलते हैं CPEC प्रोजेक्ट। हाँ, कॉम्प्रीहेंस, इसे वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम से एक प्रोजेक्ट है, इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आता है, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और पर इसका जो रोड जो है वो, इसका जो वे है ये इंडिया के थ्रू जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पास होता है, इसलिए इंडिया इज अगेंस्ट दैट। तो इसमें क्या है कि ये चाइना जो है जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना में, हाँ, जिनजियांग प्रोविंस
के से होते हुए ये ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर GWADR, ग्वादर पोर्ट कनेक्ट करने के लिए एक रोड बना रहा है, राइट। ये ग्वादर पोर्ट बेसिकली बालूचिस्तान में है, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान। तो चाइना से लेकर के रोड जो पाकिस्तान तक बनाएगा, जिसमें कि इंडिया का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आ रहा है, राइट। तो इसलिए इंडिया नहीं, इंडिया इज अगेंस्ट ये CPEC प्रोजेक्ट के खिलाफ है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के में आता है। तो दैट इज द रीजन कि इंडिया हैज रिफ्यूज टू एंडोर्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो दिस वाज ऑल एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, 2013 में आया था, और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, इसमें जिसमें कि 9 कंट्रीज आते हैं, एंड द रिसेंटली एडेड मेंबर इज ईरान। तो ये सारे कंसेप्ट बताने के लिए बेसिकली मैंने ये न्यूज़ पिक किया था, एंड दिस इज द न्यूज़ ऑफ 2 नवंबर, ये आज ही का न्यूज़ है। सो इंडिया हैज़ वंस अगेन रिफ्यूज्ड, ये फिर से, टू एंडोर्स चाइनाज शी जिनपिंग्स एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ड्यूरिंग द मीटिंग ऑन द 8 नेशंस, यहाँ 8 नेशंस है प्लस इसमें 9 ईरान भी इंक्लूडेड है, ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। So this was all about the news that I wanted to tell. So hope you liked the news, you learned few concepts. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा, जैसे कि GST के बारे में से जाना, हाँ, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, इन्फ्लेशन का 6 मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर्स के बारे में, राइट, फिर NPCI के टारगेट्स के बारे में, और नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में जाने, राइट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू लर्न समथिंग न्यू, हाँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ, आप सब्सक्राइब करोगे तो दैट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू वर्क हार्ड एंड ब्रिंग न्यू कंसेप्ट्स, और सारे न्यूज़ के साथ मैं कंसेप्ट्स ऐड करके आपको बताऊं। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मन करता है जाने का किसी टॉपिक पे, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड फॉर मी सो लॉन्ग, एंड आई एम रियली हैप्पी मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।